मेरे सहकर्मी जो मुनीर के भाई हैं, उनके साथ मेरा तालमेल बहुत अच्छा था, तो मुनीर पर भरोसा किया जा सकता था और वह भरोसे पर खरे भी उतरे। खुलकर सामने आने का तो कभी सोचा ही नहीं, ना ही चाहा मैंने। तुम्हारी सारी खुशियाँ मनोहर जी के संग बंधी हुई रहती थी, तो उनकी हिफाजत का ख्याल तो करना ही था मुझे। कहते कहते अनुराग मुस्कुरा दिए। एक पल को रुककर गहरी सांस ली और फिर से शुरू हो गए। एक बात और बताऊं तुम्हें? हाँ बताइए ना। तुम्हारे लिए एक दवाई भेजी थी मैंने। अरे हाँ, पहुंची थी। वैद्य जी की देसी दवाइयाँ 2 बार पहुंची थी, 20 दिन के अंतराल पर। हमसे उन्हीं दवाओं की बात कर रहा हूँ। बड़ी माँ से पता चला मुझे कि तुम्हारे सिर में बहुत तेज दर्द उठता है, जो बाद में आँखों पर उतर आता है। तभी बनवा कर लाया था। 200 किलोमीटर दूर जाकर घर में झूठ बोलकर गया था। सभी से आश्चर्य से आंखें बड़ी करती हुई बोली, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं। मेरे सहकर्मी को बहुत फायदा हुआ था उन वैद्य जी की दवा। सुना था बड़ा जस है उनके हाथों में, तभी तो गया था और देखो जीत विश्वास की ही हुई। तुम्हारा दर्द जड़ से ठीक हुआ। मानने वाली बात है, दर्द तो जड़ से खत्म हुआ। मुझे तो दवा मीनू ने भेजी थी, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था पूरा पूरा जी। अगर मैं ना खाती तो अपने नाम से भेजता तो पक्का नहीं खाती तुम। यकीन से कह रहा हूँ, माँ और बाबा में से किसी से जिक्र नहीं किया था मैंने तो। बचा कौन? मीनू हमेशा इस प्रकरण में मेरी बहुत बड़ी मददगार रही। बहुत कहती थी मुझे कि ममता को बता दो कम से कम, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना कभी। ये बात तो है। कहते कहते थोड़ी भावुक हो उठी। उस वक्त तो मैंने कसम खा ली थी कि तुम्हारा नाम भी ना जुबां पर लाना है और ना ही किसी और से सुनना है। मीनू ने कोशिश की थी तुम्हारा जिक्र करने की, लेकिन मैं सुनती ही नहीं थी। एक दिन तो कह दिया था मीनू से कि तुम्हारा जिक्र करेगी तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगी। गला फिर से भर आया, नजरें भीग गई। उठी और पलंग की बगल में रखे जग से पानी का गिलास भरकर पहले अनुराग को दिया और फिर खुद पिया। अनुराग भी प्यास तो महसूस कर रहे थे, लेकिन ममता से पानी मांगने में हिचक रहे थे। आंखों ही आंखों में शुक्रिया अदा करने की रस्म भी पूरी हुई। ममता सोचने लगी थी कि एक वह है जिसने कितना सताया था अनुराग को, और एक अनुराग है हर पल एक हमसफर और हमसाए की तरह साथ रहे, बिना किसी की नजरों में आए और एक के बाद एक उसकी राह के कांटे चुनते रहे। इससे पहले कि विचारों के भंवर में और फंसती अनुराग ने टोका, ए मुन्नी जी कहिए, वैसे मेरी बीमारी का सबसे बड़ा फायदा मुझे अब नजर आया है। कहते कहते स्वभाव के विपरीत अनुराग शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिए। वह क्या भला, समझो खुद ही काहे दिमाग लगाऊं, खुद ही बता दो ना। एक जंगली शेरनी को भीगी बिल्ली बना दिया है देखो। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी तसल्ली से और प्यार से मेरी बात सुनोगी, या मैं कुछ खुलकर कह भी पाऊंगा तुम्हें। ममता बच्चों की तरह टुनक तो पड़ी, लेकिन मन ही मन खुश थी कि चलो धीरे धीरे ही सही अनुराग के मन की गांठें खुलने तो लगी। क्या अनुराग, आप भी ना बस हद हो
इतना ही कहा उसने। मुन्नी सुन, तुम्हें माँ की चिट्ठी भी तो मिली होगी। एक ममता की आंखें आश्चर्य से फैल गई और मुंह पूरा का पूरा खुल गया। तुरंत उंगली अनुराग की तरफ उठी और बोल पड़ी। क्या वह भी? अनुराग एकाएक बड़ी तेज ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, जी हाँ जी, वह भी मैंने ही भेजी थी। उस वक्त मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी किसी के साथ की और सलाह की। माँ की चिट्ठी ने वह कमी पूरी की। पता है, घर छोड़ने वाली थी मैं। मनोहर जी से बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई थी। किसने कितने प्यार से सारी बातें लिखी हुई थी कि एक एक परत खुलती चली गई। मेरी सारी उलझनें भी खत्म हुई और सारा गुस्सा भी खत्म हो गया था। तभी ममता के मन में आशंका के जन्म लिया और पूछ बैठी, लेकिन आपको पता कैसे चला? मैंने तो झगड़े के विषय में किसी को कुछ नहीं बताया था। बाबा के पास मनोहर जी ने फोन किया था। बाबा मुझे मुंबई भेजने पर आमादा थे कि जाओ और उस पागल लड़की को समझा कर आओ। दूसरी तरफ मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। बड़े भैया या सूरज के कहने या समझाने से तो तुम मानने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। माँ ने साफ मना कर दिया। मुंबई जाने से तो और क्या कहता, मुझे यही रास्ता सूझा। लो, मुझे तो आज तक नहीं पता कि मनोहर जी ने फोन करके हमारे झगड़े की बात बताई थी। हाँ, एक बात से मुझे शक तो हुआ था कि माँ ने मुझे चिट्ठी भेजी। फोन भी तो कर सकती थी, बस बेख्याली में उनसे पूछना भूल गई, क्योंकि उस वक्त दोनों बच्चे छोटे थे और इन्हीं से घिरी रहती थी। उफ, तुमने तो कमाल कर दिया अनुराग, कैसे कैसे काम करते हो। उस चिट्ठी की भाषा से मुझे कतई अंदाजा नहीं हुआ कि ये माँ की कही हुई बातें नहीं है। हाँ यो रब्बा, कहते ही ममता ने अपने दोनों हाथ दोनों गालों पर लगा लिए और मुंह खोला कर अवस्था में खुला रह गया। ऐसे क्या मुंह फाड़े बैठी हो? डाल डाल तो हम पात पात, तुम्हारी हर बीमारी का इलाज है मेरे पास, भले ही शारीरिक हो या मानसिक। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे ओ पगलेट। अनुराग खुद को बचाने की जुगल में लग गए। अनुराग शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि ममता के अंतस में मुन्नी अभी भी जीवित है और खुलकर खेलती है। उम्र और तजुर्बा भले ही इंसान के स्वभाव में परिवर्तन लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन वह क्षणिक होता है। इंसान अपने भूल स्वभाव को नहीं बदल पाता। दादी बन चुकी ममता अभी अपनी भूल प्रकृति के वश में थी, जिसके चलते अनुराग के तकिए सर धुलाई करने में जुटी हुई थी। ममता ने दनादन 4-5 बार तकिए घुमा घुमा कर अनुराग को मारे। उनसे बचने की जद में उन्होंने जो थोड़ी ही मेहनत की, उसकी वजह से हांफने लगे थे। ऊपर नीचे होती सांसों की बिगड़ती सुरताल ममता की समझ में भी तुरंत ही आ रही थी। अगले ही पल तकिया नीचे रखकर अनुराग को संभाला और पानी पिलाने लगी। शिकायत भले लहजे में कहने लगी, क्या अनुराग, अब बता रहे हो जब कुछ सजा भी नहीं दे सकती। अनुराग मंद मंद मुस्कुरा रहे। वही निश्चल मुस्कान, मासूमियत और गंभीरता से लबरेज, जिस पर वक्त और हालात अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे। जानलेवा बीमारी के चलते चेहरे की कांति भले ही छिद्र हो चुकी थी, लेकिन मुस्कान की जीवंतता
जस की तस थी। अनुराग की मोहक मुस्कान में खोई हुई ममता अतीत के सागर में गोते लगाने पहुंच गई थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ करती रहती थी। कैसी जिद थी उसकी कि खुद को मुन्नी कहने से भी सभी को मना कर दिया था। जिस मुन्नी नाम से उसे हद दर्जे की चिढ़ मचती थी, आज वही नाम उसे बहुत प्यारा लग रहा था। कमरे में गहन शांति का वास हो गया था। इतनी की सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती। दोनों ही अपनी अपनी मानसिक यायावरी में उलझते जा रहे थे। अनुराग अभी भी अपने मन की बातें कहने में व्यंग को असमर्थ महसूस कर रहे थे। जानते थे कि जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, जिसमें से रोज एक एक दिन कम होता जा रहा है। भूमिका बनाने का समय नहीं है उसके पास और उन्हीं बचे दिनों में सारी गांठें खोलनी है। अनुराग को इतना तो यकीन था कि ममता कुछ समझ तो गई है और पलटकर कुछ हमला भी नहीं कर रही है, या फिर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही है। कुछ तो है जो दरमिया है मगर अभी तक अबोला है। अनुराग का दिल अचानक से ममता के स्वभाव में आए परिवर्तन को सामान्य तौर पर स्वीकार करने को भी सहमत नहीं था। ममता भी अपनी ही सोच में गुम थी कि ऐसा क्या करें जिससे अनुराग को इस बात का शक भी ना हो कि उसे पता है, और सीधे मुद्दे की बात पर आ जाए। जिंदगी के तजुर्बे से इतना तो समझ ही गई थी कि कितना टूटकर चाहा है अनुराग ने उसे। ना तो कभी प्रेम जताया और ना ही हक। उसकी कितनी नादानियां को मुस्कुराते हुए सहते चले गए। उसकी और बाबा की नजरें किसी के सामने ना झुके, इसके लिए खुद की भावनाओं को न सिर्फ दबाया अपितु सिरे से कुचल ही दिया। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो दोनों ने ही बुरी तरह से चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। देविका हाथों में चाय की ट्रे लेकर खड़ी थी, चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान लिए। ममता तुरंत कुर्सी से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। देविका के हाथों से ट्रे लेते हुए ममता ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी आवाज में कहा, तुम्हें अपने ही कमरे में आने के लिए क्या किसी की इजाजत की जरूरत है? हो सकता है ना जिज्जी हल्की मगर मधुर सी हंसी हंसते हुए कहने लगी, दरअसल बात यह है कि अब आदत बन गई है बरसों से दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आने की। पहले जब यह किताबों में उलझे रहते थे तो मुझे ही क्या किसी को भी सीधे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अरे गजब, अपने कमरे में आने के लिए भी इजाज़त चाहिए होती है क्या? हमने तो कभी नहीं ली, तुम्हें तो कभी भी कहीं के लिए भी और किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है। किसकी शामत आई है? झांसी की रानी। ममता ने तुरंत आंखें तरेर कर अनुराग की तरफ देखा और कहा, आपको नहीं लगता है कि अब जबकि मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ तो आप कुछ ज़्यादा ही चिढ़ाई करने लगे हैं मेरी? नहीं तो कुछ कहने की हिम्मत होती थी क्या आपकी? अब तीर कमान से निकल चुका है मुन्नी, अब तुम चाहकर भी मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाओगे। अनुराग ने अपनी बात में हंसी का तड़का लगाते हुए कहा, देखो ना देविका, अब यह तो अन्याय हुआ ना मेरे साथ कि कुछ कह नहीं रही हूँ तो मुझे
छेड़ा जा रहा है। देविका ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, आप दोनों के बीच में कुछ कहकर मुझे अपनी फजीलत नहीं करवानी। 1 मिनट में अपना झगड़ा भूलकर मेरी वाट लगा देंगे। आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। सही कहती हो देविका, ये तो बचपन से ही मुन्नी की आदत रही है कि दिन भर मेरी क्लास लगा कर रखना, लेकिन अगर भूले से भी किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो उसकी खैर नहीं। इन्हीं हल्की फुल्की बातों के दौरान तीनों चाय की चुस्कियां लेते जा रहे थे। चाय खत्म हुई तो देविका बर्तन समेट कर जाने के लिए खड़ी हो गई। ममता ने उससे कुछ देर और बैठने की मंशा जाहिर की, जिसे देविका ने यह कहकर मना किया कि एक तो उसे रसोई के काम में भाभी का हाथ बटाना है, दूसरे आप दोनों इतने सालों बाद मिले हैं तो अपनी बातें कीजिए, तब तक मैं काम खत्म करके आती हूँ। देविका के जाते ही कमरे में एक बार फिर से चुप्पी का साम्राज्य फैल गया। शांति अक्सर असहनीय होती है, लेकिन आज खुशगवार सी थी। भले ही दो बचपन के साथियों में कोई वार्तालाप नहीं हो रहा था, लेकिन उनका मौन भी बातें कर रहा था। कुछ पल शांत रहने के बाद इस बार अनुराग ने ही चुप्पी तोड़ते हुए ममता पर प्रश्न उछाल दिया, मुन्नी, क्या तुमने मुझे कभी याद नहीं किया? अनुराग की तरफ से आए इस सवाल की ममता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक पल को तो दिमाग में सन्नाटा से छा गया, लेकिन फिर तुरंत ही विचारों की लहरों में उथल पुथल अचानक से तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे शांत समुंदर में अचानक से ज्वार भाटा उमड़ आया। लहरों के थपेड़ों से बचना चाहती थी, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। नजरें उठाकर अनुराग की तरफ देखा तो उसकी नम आंखों में उम्मीद छलकती हुई नजर आई। ममता अनुराग की नजरों की उम्मीदों को सा नहीं पाई और नजरें झुका ली। कभी आदत ही नहीं रही उसे ऐसे नजर मिलाकर बात करने की। अनुराग की गर्दन तो हमेशा उसके सामने झुकी रहती थी। अब जिस तरह से बातों का दौर चल रहा था और अनुराग अपनी झिझक को छोड़कर बेकाबी से सिलसिलों को बढ़ाए जा रहे थे, वह आशंकित और अचंभित थी। स्व में से विश्वास हिलता जा रहा था। जब अनुराग अपने मन की बातें कहेंगे तो कैसे खुद को संभाल पाएगी, वह भी ऐसी स्थिति में जबकि उसे देविका से पता चल चुका है। उसे खामोश देखकर अनुराग ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर से पूछा, क्या हुआ मुन्नी? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? ममता अनिश्चित की स्थिति से बाहर निकलने में खुद को असमर्थ पा रही थी। क्या जवाब दूं मैं? अनुराग को असहाय सी स्थिति से गुजरते हुए मन ही मन ममता तय कर रही थी कि क्या मुझे कहना चाहिए कि हाँ बहुत याद किया, अपितु कहना चाहिए हर पल याद किया। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन तुम याद नहीं आए, लेकिन कल तक इस बात से अनजान थी कि यही प्यार है। मैं तो मारे गुस्से और नाराजगी के चलते याद करती थी। अब जब तुम्हारे मन की बात जानती हूँ तो कैसे कहूँ? शब्द गंगा दिल की गंगोत्री से निकलकर जुबां पर अटक रही थी। ममता अपनी असमंजस की स्थिति से उभरने के लिए जी जान से कोशिश करने लगी। कोशिश ही कामयाब होती है और अंततः ममता भी सफल हुई। गर्दन को एक हल्का सा झटका देकर
विचारों के परबल पर वह से बाहर आई और अनुराग की तरफ देखकर मुस्कुराई। नजरें मिलते ही अनुराग ने फिर से अपना पुराना राग दोहराए दिया। मुन्नी मेरी बात का जवाब देना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। अनुराग की आवाज में इस बार हल्की सी मायूसी का पुट था। ममता ने आवाज को संयम करते हुए कहा, अरे जवाब क्यों नहीं दूंगी, देती हूँ ना। बहुत याद आई तुम्हारी, कसम से अनुराग। देखो ना, तुम्हारे अलावा कोई भी तो ऐसा नहीं था कि गुस्सा आने पर जिसके बाल खींच लूँ, यह मन मर्जी के माफिक उंगली पर नचा डालूं। अब तब संभल चुकी ममता ने अनुराग के सवाल को हंसी में टालने की कोशिश की। तुम तो मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन जब अचानक से गायब हो गए तो कभी महसूस होता तो लाजमी ही था। भला ये कोई बात कि तुमने बस लड़ने के लिए ही याद आता था? सहज सी आवाज में धीमे से पूछा अनुराग ने। अरे सिर्फ लड़ने के लिए ही क्यों, देखो ना, जब तुझसे कुछ टूटता या खराब होता तो इल्जाम सिर पर लगाती। तुम तो थी ही नहीं, तब भी सच्ची में बहुत याद आते थे। कहते कहते ममता ने हंसी की लड़ियां बिखरा दी। अब तक अनुराग समझ चुके थे कि ममता उन्हें जानबूझकर बनाने की कोशिश कर रही है और बातें घुमाने में लगी हुई है। उन्होंने लंबी सांस भरते हुए पलंग के सिरहाने पर टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। चेहरे पर पीड़ा की हल्की रेखाएं उभर आई। ममता ने तो चुहल की थी बात की टालने के लिए, लेकिन अनुराग के लिए पीड़ा का सबब बन गई। ममता बारीकी से अनुराग के चेहरे की बनती बिगड़ती रेखाओं के मुआयना करती जा रही थी। अनुराग के चेहरे पर उभरी पीड़ा की रेखाएं ममता के मन को भी कलात कर गई। बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मौन को तरजीह दे रही थी। वह चाहती थी कि अनुराग पहले कहें तो बाद में मैं अपनी जुबान खोलूं। उधर अनुराग ममता की बातों में से ही कोई सकारात्मक इशारा ढूंढने में लगे हुए थे, जिससे उनके दिल को तसल्ली हो जाए कि जब वह अपनी बात कहें तो ममता हंगामा खड़ा न करे। ममता के स्वभाव में उन्हें स्थिरता और समझदारी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हल्के से आशंकित थे और भी ज्यादा विचारमंद होते। उससे पहले ही ममता की आवाज उनके कानों तक पहुंची। अनुराग आंखें खोलकर बस हमसे ही कहा। उन्होंने कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी पीड़ा और यह उभरता मौन मुझे मजबूर कर रहा है। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और बहुत सहा भी है मेरे बचपने को। अब और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती तुम्हें। सुनो, तुम बहुत याद आए अनुराग, हर दिन हर पल। मेरी कोई सुबह या शाम तुम्हें याद किए बिना नहीं गुजरी। ममता एक पल को कहते कहते रुकी और अनुराग की तरफ देखा। अनुराग के चेहरे से पीड़ा की रेखाएं गायब हो रही थी, सुकून साफ झलक रहा था। अनुराग को शांत देखकर ममता को भी सुकून भरी खुशी मिली। ममता अब तक समझ चुकी थी कि जब तक अनुराग उसके मन की बात नहीं जान लेंगे, तब तक अपना मुंह नहीं खोलेंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव पर है अनुराग। ऐसे में अगर मुझे हार स्वीकार करने, मन की बात खोलनी भी पड़े तो कम से कम इनके जाने का मार्ग सुगम हो जाएगा और अपने दिल की बात कहने में आसानी होगी।
बस यही सोचते सोचते ममता ने कहना आरंभ किया, हर पल हर लम्हा साए की तरह मेरे साथ रहते थे। सोचो खुद ही, अगर किसी से उसका साया ही रूठ जाए तो वह कैसा महसूस करेगा। तुम्हारे जाने के बाद भी हर बात के लिए मेरी आंखें तुम्हें तलाश करती थी। मनोहर जी आदर्श पति थे, कभी मुझे कोई दुख नहीं होने दिया, लेकिन उस सुख की चर्चा सुनने के लिए तुम मेरे साथ नहीं थे। जब बड़ा बेटा गोद में आया और उसे पहली बार मायके लेकर आई, यकीन मानो या ना मानो, लेकिन माँ और बाबा की गोदी में देने से पहले उसे तुम्हारा आशीर्वाद दिलाना चाहती थी, लेकिन तुम कहीं नहीं थे। बस शगुन के रुपये बड़ी माँ को देकर चले गए। क्यों इतने पत्थर दिल बन गए थे अनुराग? तुम्हें मैं तंग करती थी और सजा के तौर पर आशीर्वाद से मेरे बच्चों को वंचित कर दिया। इतना कहते कहते ममता का गला भर आया और आवाज़ थर्राने लगी। एक पल को गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन खुद को सुबकने से न रोक पाई। अनुराग ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं ममता, बच्चों को आशीर्वाद से कभी वंचित नहीं रखा। तुम्हें तो पता भी नहीं है। तुम्हें याद होगा कि सूरज मुन्ने को लेकर बाहर निकल जाता था, क्योंकि तुम तो बड़ी माँ के कमरे से निकलती ही नहीं थी। सूरज उसे मेरे पास लेकर आता था और पूरा पूरा दिन उसके साथ खेलने के लिए मैंने पूरे सप्ताह की छुट्टी ली थी। ममता की गर्दन एकदम से अकड़ कर तन गई। सुबकना भूलकर यकायक गुर्राई, मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों निभाई? अनुराग उसके बदलते रंगों का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, तुम पगली थी और हमेशा पगली रहोगी। मुन्नी उठो तो ज़रा, वह सामने वाली अलमारी से कुछ सामान लेकर आओ। जाओ तो। ममता तुरंत उठी और अलमारी के सामने खड़ी होकर पीछे मुड़ी। पीछे क्या देखती हो, खोलो उसे पगली। ममता को अलमारी खोलते ही अंदाज़ा हो गया कि यह अनुराग की है। उसकी नज़रें अलमारी में ऊपर से नीचे तक मुआयना करने लगी। अलमारी में एक एक सामान और अनुराग के कपड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। सामान जिस तरह से रखा गया थे, देविका के सुगंधता का परिचय दे रहा था। तभी पीछे से अनुराग की आवाज़ आई, सबसे ऊपर वाले शेल्फ में बिल्कुल पीछे की तरफ एक डब्बा रखा होगा, उसे लेकर आओ। ममता का हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था तो वह पास में रखी पाटी को खींचकर उस पर चढ़ गई। डब्बा तो निकाल लिया, लेकिन पीछे से अनुराग की हंसी सुनकर ठिठकी। सिर्फ नाक की लंबाई पर जोर दिया मुन्नी, अलमारी तक भी हाथ नहीं पहुंच रहा तुम्हारा। खिनकी कहीं की बचपन से हाजिर जवाब रही ममता चुप न रह सकी और उसने तपाक से जवाब दिया, हूँ हाँ, लंबे तो ऊँट भी होते हैं, पतले रेगिस्तान में नंगे पैर घूमते हैं, क्या करना ऐसी लंबाई का। हंसी में बात कही गई थी, बात अनुराग दिल पर ले गए। अनुराग का चेहरा उतर गया। ममता की सभी बातों को हंसी में झटकने वाले अनुराग आज उसका किया मजाक नहीं सह पा रहे थे। बीमारी की वजह से शायद हृदय कुछ ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो गया था। ममता एक पल में समझ गई थी
थी कि मजाक उल्टा पड़ चुका है। उसने जल्द से जल्द डिब्बा उठाया और अलमारी बंद करके अनुराग के सामने आकर खड़ी हो गई। बात बदलने के मद्देनजर तुरंत ही जल्दबाजी में डब्बे को खोलने लगी और अनुराग से कहा, खोल सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अनुराग अब तक ममता की बात और माहौल बदलने की मंशा को समझ चुके थे। खुद को संयमित रखते हुए चुटीले अंदाज में फटाक से कह दिया, जैसे मना करूँगा तो मान ही जाओगी। ममता भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। नाले पर दहला जड़ दिया। जब नहीं दिखाना था तो मंगाया ही क्यों? मुझे कोई सपना तो आया नहीं था कि अलमारी से मैं डब्बा और डिब्बे में कोई सामान होगा। कहते कहते डिब्बे को खोल बैठी ममता। डिब्बा नहीं, जैसे भानुमति का पिटारा खुला हो। एक छोटी सी पॉलीथीन में उसके फाड़े हुए रुपये रखे थे, जो उसकी गुड़िया, कुछ टूटी हुई कांच की गुड़िया, एक छोटी सी पेंसिल और रबड़ और भी न जाने कितनी वस्तुएं रखी हुई थी। मन ही मन एक आह निकली। उसे ऐसे लगा जैसे उसके बचपन की एक एक याद को सहेज कर रखा गया है। डिब्बे पर झुकी पलकें उठी तो अनुराग की नज़रों से टकरा गई। अनुराग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ममता से रहा नहीं गया और पूछ बैठी, ये क्या है अनुराग? क्यों सहेज कर रखे हुई है ये वस्तुएं? क्या तुम अभी भी नहीं समझी? इन सब से मुझे क्या समझना चाहिए? जानबूझकर मुझे बनाना बंद करो। मुझे सीधी सपाट बातें कहनी आती है। बातें बनाने का काम मेरा नहीं। हम 2 दिन से खुलकर बात कर रहे हैं, क्या फिर भी नहीं समझी? 2 दिन से ज़्यादा बातें हो रही है, क्योंकि मिले भी तो 32 साल बाद हैं। मुन्नी, अब तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हो। बचपन से ही आदत है मेरी, फिर उभर आई। क्या करूं? तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं। अनुराग के चेहरे पर बेचैनी छलक आई। अपने भावों को शब्द देने में हिचक रहे थे और ममता किसी तरह से भी पकड़ में नहीं आ रही थी। हिम्मत जुटाकर कुछ कहते उससे पहले ही ममता बोल उठी, अनुराग तुमने बताया नहीं, मुझे क्या समझना चाहिए? मुन्नी, तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। अब मेरे बचपन की यादें सहेज कर रखी हुई है तुमने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब खुश, इनमें से कुछ को तो अपने साथ ले जाऊंगी मुंबई। ममता ने जानबूझकर ये बात कही। जानती थी अनुराग तड़प कर कुछ तो कहेंगे और हुआ भी ठीक वैसा जैसा उसने सोचा था। क्यों? तुम क्यों लेकर जाओगी? ये सभी मेरी चीज है। अरे मगर तुम क्या करोगे इन सभी का? वैसे भी एक बात बताओ, तुमने यह सब सामान क्यों संभाल कर रखा है? ममता घूम फिरकर अनुराग को फिर उसी मुद्दे पर ला घेरती थी और अनुराग लाचारी से उसे देखने लगते थे। अनुराग के दिल और दिमाग दोनों के ही अब तक यकीन हो चुका था कि ममता समझ तो सब कुछ गई है, लेकिन सुनना उसे उसके ही शब्दों में ही है। आंखें बंद करके 2-4 गहरी गहरी सांसें लेकर अनुराग अब कहने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे कि फिर से ममता ने उन्हें छेड़ दिया। नहीं बताओगे तो एक भी सामान न लौटाऊंगी, कहकर खिलखिलाकर हंस दी ममता। उसे भी अनुराग को तंग करने में मजा आ रहा था।
अनुराग ने हिम्मत जुटाई और बोले, मुन्नी, जिस लड़की से मैं प्रेम करता था वह। कहते कहते नजरें उठाकर ममता की तरफ देखा तो वह बड़ी उत्सुकता से बड़ी बड़ी आँखों को गोल गोल करके उन्हीं की तरफ देख रही थी। बोलो बोलो, सुन रही हूँ। अनुराग के शब्द हलक में फंसने लगे थे। मुंह में आई लार को सटकने में बहुत जोर लगाना पड़ा उनको। धीमे स्वर में बोले, तुम हो। ममता ने उन दोनों शब्दों को बखूबी सुना, लेकिन न सुनने का नाटक कर दिया और फिर से कहने को कहा, मुझे ना सुनाई दिया। क्या बड़बड़ा रहे हो मन ही मन में? फिर से दोहराइए ना। ममता ने अनुराग की तरफ बड़े प्यार से देखा और हल्का सा नाक चढ़ाकर बोली, अनुराग, जो अपनी सारी जिस्मानी ताकत को जुटाकर और बहुत मुश्किल से ये दो शब्द कह पाए थे, फिर से वही आकर खड़े हो गए। उफ, यह मुन्नी भी ना एक बार में सुन नहीं सकती थी। अचानक फिर से दिमाग में बिजली कौंधी कि यह जानबूझकर तो नहीं सता रही है, जिसके चलते सुनकर भी अनसुना कर रही है। मुन्नी के चेहरे के तरफ देखा तो वह बड़ी मासूमियत से अपने बचपन की चीज़ों को देखने में लगी हुई थी। नहीं नहीं, इस बार तो कोई शरारत नहीं कर रही है। खुद को तसल्ली देते हुए अनुराग दोबारा कहने की हिम्मत जुटाने लगे। उधर ममता कनखियों से सब देखते हुए अनुराग के मन में आती जाती विचारों की लहरों से बखूबी देखने में जुटी हुई थी। जानबूझकर नजरें डिब्बे में रखे सामान पर गड़ा रखी थी, जिससे आँखों की चंचलता को अनुराग पकड़ न पाए। बखूबी कामयाब रही थी अपनी इस शरारत पर। कमरे में व्याप्त मौन में दो जनों की बेचैन सांसों के आवागमन की तारतः एक अजीब सी धुंध पैदा कर रही थी। दोनों की आंखों में सवाल और दिमाग में जवाब कदम ताल कर रहे थे। हर हाल में एक दूसरे के मुंह से उसका हाले दिल निकलवाने की जुगल में खेलते जा रहे थे। आखिर में अनुराग ने ही हार मानी। मुन्नी, सुन लो मेरी बात, लड़ना नहीं और चीखना नहीं। सुनकर जो भी प्रतिक्रिया हो उसे शांति से ही जाहिर करना। अनुराग की पलकें लज्जा से बोझिल हुई जा रही थी। एक सांस लेते हुए अनुराग ने कहा, जिस लड़की को मैंने टूटकर चाहा, जो मेरे वजूद में मुझसे ज्यादा समाहित है, वह और कोई नहीं मुन्नी, तुम हो। अनुराग को लगा था कि कोई विस्फोट होगा उनके कहने के बाद, लेकिन कमरे में तो वही पहले वाली शांति थी। अनुराग की झुकी नजरें उठने का नाम नहीं ले रही थी। मुन्नी के सामने अपने प्रेम को स्वीकार तो कर लिया किसी तरह, लेकिन अब उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मन ही मन में एक डर था जो उन्हें खाए जा रहा था कि अब मुन्नी की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या मुन्नी की सहज स्वीकृति इस प्रेम को हासिल होगी? क्या मुन्नी को नज़रों में उसका वह स्थान कायम रहेगा जो पहले था? क्या मुन्नी शोर मचाकर घर भर में सभी को बता देगी? इतने वर्षों के अंतराल के बाद कुछ इस विस्फोट को क्या मुन्नी सहन कर पाएगी? क्या मुन्नी उन्हें माफ़ कर पाएगी? राम जाने क्या होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल चंद से क्या डरना। थोड़ी हल्की और डरी सी आवाज़ में अनुराग ने फिर कहना शुरू किया, नहीं जानता मुन्नी, कब और कैसे यह सब हुआ।
बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में कदम रखा और तुम पर पहली नज़र पड़ी, तभी से तुम्हारी जो सूरत मन में बसी थी वह आज भी वैसी की वैसी ही है। अपनी जान से बढ़कर चाहा तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर में रहता था तो नमक अदायगी का भाव हमेशा मेरे प्रेम पर हावी रहता था। तुम्हारे ब्याह के दिन ही तय किया कि तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। यही बात मुझमें अपराध बोझ भरती चली गई। एहसास है मुझे इस बात का कि तुम्हें बहुत दुख दिया मैंने, यूँ ऐसे बिना बताए कि नज़रें से और ज़िंदगी से भी दूर चले जाना, वह भी बिना किसी कारण। तुमने कैसे खुद को समझाया होगा। आज माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। कहते कहते झुकी नज़रों से ही अनुराग ने हाथ जोड़ लिया। तुमसे माफ़ी मांगे बिना तो मेरे प्राण भी मेरी देह छोड़ने को तैयार नहीं। मुन्नी जिसे जी जान से चाहा उसे ही गहरा घाव दिया मैंने। अनुराग इतना कहकर चुप हो गए। अब घबराहट हावी होने लगी थी। ममता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई थी। मन ही मन आशंकित थे कि अब क्या होगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि वह हाथ जोड़कर आंखें नीचे किए बैठे थे और ममता चुप है। आखिर मन कड़ा करके उन्होंने ही पूछने की ठानी और हल्के हल्के गर्दन उठाई आरंभ की। अनुराग ममता से नजरें मिलाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन मजबूरी थी। ममता अपनी चुप्पी खत्म नहीं कर रही थी। धीरे धीरे गर्दन उठाकर अनुराग ने ममता की तरफ देखा। ममता निर्विकार भाव से अनुराग को ही देख रही थी। ममता के चेहरे पर कोई भाव न देखकर अनुराग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया और पूछ बैठे, मुन्नी ऐसे क्या चुपचाप मुझे घूरे जा रही हो, कुछ कहोगी नहीं? ममता अपलक अनुराग को देखे जा रही थी। आंखें शांत थी, चेहरा सपाट। कहूँगी कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है मुझे। ममता का स्वर भी सपाट था, जिसकी वजह से अनुराग की धड़कनें तेज होती जा रही थी। ऐसा है अनुराग, प्रेम तो एक भाव है, कब किससे जुड़ जाए कह नहीं सकते। तुमने मुझे टूट कर चाहा, वह तुम्हारी चाहत थी, लेकिन मेरे मन में तुम्हें लेकर ऐसे भाव कभी नहीं आए। मेरा पहला और आखिरी प्रेम मनोहर जी ही हैं और वही रहेंगे। हाँ, कह सकती हूँ कि तुम मेरी ज़रूरत थे, लेकिन ज़रूरत ही प्रेम हो ये ज़रूरी तो नहीं। तुम में और मनोहर जी में वही फ़र्क है जो हम सफ़र और हम साए में होता है। मनोहर जी मेरे हम सफ़र बने और जीवन भर मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहे, जबकि तुम हमसाए बनकर सदैव मेरे पीछे रहे और मुझे नज़र भी नहीं आए। तुम उस समांतर रेखा की तरह हो जो निरंतर साथ तो चलती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। मेरे मन में आपके प्रति आदर के भाव बाबा की डांट का परिणाम तो थे, लेकिन कब आपको दिल से सम्मान देने लगी यह तो मुझे खुद भी नहीं पता चला। ममता अनवरत कहती जा रही थी और अनुराग सुनने में तल्लीन थे। ममता के चेहरे की दृष्टा और भाव भंगिमा उसके एक एक कथन पर सत्यता की मोहर लगा रही थी। अनुराग को यकीन था कि
उसका प्रेम एक तरफा है और ममता के भाव अलहदा। आज ममता जिस संजीदगी से अपनी बात खुलकर कह रही थी, उसका यह रूप अनुराग के लिए अनजाना था। आज बचपन की नकचड़ी, शैतान, जिद्दी, अलहड़ और अकखड़ मुन्नी एक परिपक्व, सुलझी हुई और समझदार महिला के रूप में उसके सामने खड़ी थी, जो अपनी मर्यादाओं के निर्वहन के साथ सामने वाले की बात का उत्तर उसका मान सम्मान रखते हुए दिए जा रही थी। एक तरफ तो अनुराग ममता की बातें सुनते हुए उसके बिखरे व्यक्तित्व से अभिभूत होते जा रहे थे और मन में प्रशंसा का अनुभव भी कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि उनके जाने के बाद ममता स्थिति को बेहतरीन तरीके से संभाल ही लेगी। ममता के एक एक शब्द में उन्हें अपने विश्वास के स्तंभ मजबूती से जमे दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर उन्हें हल्की निराशा भी हुई कि उनके प्रेम को मुन्नी ने सिरे से नकार दिया है। मन के भावों पर अस्वीकृत प्रेम के भाव हावी नहीं हो पाए और विजय अलहड़ मुन्नी के संस्कारी ममता के परिवर्तित स्वरूप की खुशी के भावों की हुई। उधर ममता अनुराग के दिल की बात सुनकर थोड़ी सी परेशान तो हुई, लेकिन उसे लगा कि अपना पक्ष मजबूती से रखना बहुत जरूरी है। अगर अनुराग के जीवन की अंतिम घड़ियां समझकर उसने अपना पक्ष नहीं रखा तो बहुत बड़ी गलतफहमी जन्म लेगी, जो दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जाएगी। हो सकता है कि अनुराग भी गलतफहमी का शिकार हो जाए और उनके मन में बसी मेरी मूरत भी खंडित हो जाए। उनका विश्वास कि ममता ने निश्चल और बेनाम प्रेम को जिया और उस पर मेरी खामोशी कहीं सतत प्रेम की मोहर न लगा दे। अतः एवं ममता निष्पत्त होकर अपना पक्ष रखती जा रही थी। ममता ने कहना जारी रखा, हाँ, ये सच है कि तुम हर पल मुझे याद आए। जब भी किसी काम से बाजार जाना होता या बैंक की लाइन में खड़ी होती तो फटाक से तुम्हारी यादें आ घेरती, लेकिन उन यादों का वजूद बस इतने तक ही सीमित था कि आज अनुराग होते तो मुझे यहाँ नहीं खड़े होना पड़ता। जब बच्चों को गृह कार्य कराती थी तब भी बस इतना कि खुद शायद मुझे उस काम से भी मुक्त करते। मुझे याद आता था कि किस तरह तुम मेरा गृह कार्य करवाया करते थे। अनुराग, सुनो, उस वक्त बच्ची थी मैं, नहीं समझती थी, लेकिन आज बच्ची नहीं, समझ सकती हूँ कि यह भी प्रेम का ही एक रूप है। लेकिन इस प्रेम में कृष्ण सुदामा की निर्दयता देख सकते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम नहीं। माफी के साथ कहूँगी कि सच में मैंने तुम्हें एक प्रेमी के रूप में कभी नहीं देखा। मुझे खुद नहीं पता कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। तुम में कभी प्रेमी को नहीं देख पाई मैं और ना ही तुम्हारा प्रेम समझ पाई। फिर भी न जाने किस हक से अपने सारे हक तुम पर जताती चली गई। यह भी नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता था कि तुम्हारी उपस्थिति भी मुझे स्वीकार नहीं थी और अनुपस्थिति मेरे लिए असहनीय होती थी। जब सामने होते थे तो गुस्सा फूटता था और जब नजर नहीं आते थे तो आंखें तुम्हें ही तलाशती थी। जब कभी मुझे अच्छा बुरा या ऊंच नीच समझाते थे तो मुझे तुममें बाबा नजर आते थे। जब किसी बात पर मैं रोती थी और तुम दुलारते थे तो तुम में
मुझे माँ नजर आती थी। जब कभी मुझे कोई की दुनियादारी सरीखी सीख लेते थे तो गुरु सरीखते नजर आते थे। तुम साथ खेलते हुए मुझे तुम में सूरज भैया नजर आते थे। तो जब बड़े भैया मुझे डांटते और मेरी गलती खुद पर लेकर मुझे बचाते तो उस वक्त मुझे मेरे अनुदा नजर आते। अपनी हर छोटी बड़ी खुशी या दुख सिर्फ तुमसे कहती, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी सहेली मुझे तुम ही में नजर आती थी और तुमसे अपना सुख दुख बांटना मुझे सुख पहुंचाता था। मेरी तरफ से हमारा रिश्ता तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती से भी कहीं ऊपर का है। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे प्रेम के नजरिए को मैं न तो देख ही पाई और ना ही समझ पाई। शायद यही एक वजह भी है कि मैं तुम्हारे प्रति अपना रिश्ता अपने हिसाब से तुम्हारे साथ जीती चली गई और इस प्रेम को किसी एक रूप में बांध ही नहीं पाई। आरंभ में मेरे हक छीनने वाले और बाबा से मेरा प्यार बांटने वाले को एक शत्रु की नज़र से देखा। जिस तरह तुमने मुझे संभाला और एक सुरक्षित एहसास से सरोबार रखा, वह निश्चित ही सराहनीय। हर किसी के बस की बात नहीं ऐसे करना। तुम्हारे अचानक गायब हो जाने ने मुझे तोड़ कर रख दिया। लगा जैसे पतंग हो गई हूँ। बहुत दिनों तक परेशान रही कि जैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, क्योंकि तुम तो मेरी आदत भी तो बन चुके थे। लेकिन हर कदम तुम्हारे बेरुखी ने मुझे तोड़ा नहीं, अपितु मुझे और मजबूर करती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप में बहुत से काम खुद ही करने लगी। तंग हुई, तुम पर हद से ज्यादा क्रोध आया, लेकिन नफरत न कर सकी। मुझे लगा शायद तुम भी यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे सहारे की बैसाखियाँ छोड़कर अपने पैरों पर चलना सीखूं और खुद में जीना सीखूं। आँखों का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। मन में एक आस रहती थी कि कभी सामने आओगे तो तुम्हारे खैर नहीं अच्छे से खबर लूँगी, लेकिन अब जब सामने आए हो तो लाचार हूँ। तुम्हें सजा की बात तो जाने दो, अच्छे से डांट भी नहीं सकती। अनुराग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो ममता ने इशारे से चुप करते हुए कहा, आज मुझे कह लेने दो ना, जाने फिर कभी कुछ कह भी पाऊंगी या नहीं। अनुराग, एक परिपक्व औरत हूँ मैं और जीवन के 54 बरस देख चुकी हूँ। आँखों की चंचलता संग चेहरे के भाव और हरकतों के इशारे समझती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कल ही समझ गई थी कि तुम्हारा प्रेम हूँ मैं, लेकिन अनजान बनी रही। मुझे लगा कि जीवन की अंतिम संध्या से पहले तुम्हारे अरमान तुम्हारे शब्दों ने निकलने बहुत ज़रूरी है। बार बार तुम्हें उकसाया, मौके दिए, कारण कि तुमसे मेरा डर था जो तुम्हें कुछ कहने से रोक रहा था। जिस इंसान ने कभी नज़र भरकर न देखा हो उसके लिए प्रेम का इजहार आसान नहीं था। ममता कहते कहते हाँफने लगी थी। एक पल को रुककर गहरी गहरी सांस लेने लगी। अनुराग ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन फिर से झुका ली। ममता ने अनुराग की मुट्ठी पर 2 उंगली रखते हुए चेहरे को उठाकर बोली, अनुराग, तुमने प्रेम किया है, कोई पाप नहीं। गर्दन ऊंची रखकर बात करो। इतना पवित्र प्रेम तो किस्मत वालों को मिलता है। धन्य हो गई मैं तो कि मुझे मिला ऐसा प्रेम जिसने अपनी इच्छाओं का दमन करके मेरे मान की रक्षा। तुम्हें तो दंडवत
प्रणाम करने को जी चाहता है। ममता के हाथ स्वतः ही जुड़ गए और आंखें बंद हो गई। ममता की बंद आंखों से दो बूंद छलक आई। दोनों में मध्य एक पल को निःशब्दता छा गई। अनुराग ने उसके दोनों जुड़े हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए फौरन ही अलग कर दिया। अपनी जेब से रुमाल निकाला और ममता के आंसू पोंछ दिए। ममता स्नेह से सरोबार होकर सुबकियां लेने लगी थी। बस कर मुन्नी। अनुराग के मुंह से बस यही शब्द निकले। ममता खुद को संभालते हुए फिर से कहने लगी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे पाऊंगी अनुराग। यह भी नहीं कह सकती कि काश आपने वक्त रहते बाबा को बताया होता तो आज कहानी कुछ और होती। शायद मुझे मुंबई न जाना पड़ता। नहीं बाबा, भले ही इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते, लेकिन मुझे उस वक्त भी स्वीकार नहीं था। मेरे मन में आपकी वह मूरत कभी बनी ही नहीं। तुम्हारे एक एक शब्द पर यकीन है मुझे। तुम्हारी आंखें बोलती है मुन्नी। आज भी जो तुमने कहा तुम्हारी आंखों ने गवाही दी है कि सच ही कहा। बस एक बात मान लो कि अपने मोतियों को यूं न बिखेरो। अब मुझमें इनको समेटने का सामर्थ्य नहीं बचा है। अनुराग की बात पर दोनों ही हल्के से हंस दिए। ममता उठी और हाथ में पानी का गिलास लेकर कमरे से बाहर चली गई। बाहर अंधेरा पैर पसारने लगा था। मन ही मन स्तब्ध सी हुई कि अनुराग के साथ बातें में दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अभी नीचे से खाने का बुलावा भी आने ही वाला होगा। जल्दी से मुंह धोकर वापस कमरे में आई। चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन तौलिया नजर नहीं आया तो साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ लिया। घड़ी पर नजर डाली तो 8 बजने वाले थे। मैंने पूरे 4 घंटे से बातों का सिलसिला अनवरत जारी, जिसमें कुछ लम्हे हल्के फुल्के तो कुछ बेहद वजनी भी थे। ममता कुर्सी छोड़कर अनुराग के पास पलंग पर बैठ गई। अपने दोनों हाथों में अनुराग का हाथ लेकर कहने लगी, अनुराग हम नहीं, मध्य से सुनो मेरी बात, बोलो। सुन रहा हूँ। अपने दिल की सभी बातें कहकर तुम बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। सो तो है, उम्मीद है सभी सवालों के जवाब भी मिल चुके तुम्हें। निस्संदेह जैसी उम्मीद थी जवाब भी वैसे ही मिले। एक वादा करो मुझसे, पक्का वादा। ममता की आंखों में देखते हुए बात बिना सुने जुबान दे रहे हो या रखना यकीन है कुछ गलत नहीं कहोगे। ममता की मुस्कुराहट लिख उठी और बोली, इतना विश्वास खुद से भी ज्यादा। ममता की गर्दन एक अपराधी की तरह झुक गई। आंखें नम हो उठी और लब थर्राए लगे। कांपती सी आवाज में कहने लगी, न जाने तुम्हारे जीवन में कितने दिन शेष है, 2 दिन या 20 दिन या 2 बरस। बस यही चाहती हूँ कि जिसने भी दिन शेष है देविका को अपना पूर्ण संपन्न दे दो।